नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं ध्रुवराज वर्मा लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाए। और आपसे उम्मीद यही है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट के माध्यम से मेरी कमियां या अच्छाइयां भी आप ज़रूर बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, डॉग्स वेर क्रीमेटेड इन ह्यूमन बेरियल्स एट, यानी मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने है, गुफर कराल, बुर्ज होम, मार्टन और मेहरगढ़। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम। और थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लें कि बुर्ज होम नामक पुरास्थल की जो खोज की गई थी वो 1935 में, और खोजकर्ता थे डी टेरा और पीटरसन। और ये भाग जो है कश्मीर प्रांत में पाया जाता है। और यहीं पे गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले थे। और समाधानों के जो उदाहरण मिलते हैं उनसे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते भी यहाँ पे दफनाए जाते थे। और यह प्रथा नवपाषाणकालीन है और ऐसी प्रथा भारत में और कहीं नहीं मिली है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड पोइट्री, यानी निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। और थोड़ा सा जानना ज़रूरी है इसमें कि ऋग का अर्थ जो है ऋचा होता है और ऋचा का जो मतलब होता है छंद रचना से होता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। हिंदी में ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जिसमें 1028 सूक्त हैं। इसी में आपका ऋग्वेद में ही गद्य और पद्य दोनों का उपयोग हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्ड एज कुव्वतुल इस्लाम, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुव्वत उल इस्लाम का नाम दिया गया। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, देवल, देवगिरी, दिल्ली और मदुरा। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवगिरी। और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है और इसका नाम बदल करके कुव्वत उल इस्लाम रखा गया था। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5, सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय, यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती, बी, ज्योतिबा फुले, सी, गांधी जी और डी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। तो इसकी स्थापना जो हुई थी सन 1873 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। ये ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था और इसका उद्देश्य यही था कि ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना था। और इसके बाद 1872 में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी, ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, मैक्स मूलर, विल क्लिंस, विलियम जोन्स। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। और इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। और इसकी स्थापना में उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको यह भी याद रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो 1772 से लेके 85 तक था, यानी करीब इन्होंने 13 साल तक इस पद को संभाला हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण सत्याग्रह वाज लेड बाय, यानी चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने किया था। तो चार ऑप्शंस आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसी का भी गलत नहीं जाना चाहिए। तो ये जो आंदोलन था वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और मेनली ये क्या था, नील के लिए जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, जनवरी 1915 में गांधी जी लौट कर आए थे और ये उनका
सबसे पहला सफल सत्याग्रह था। इसमें आप यह भी जान लें कि चंपारण में नील बगान मालिकों द्वारा तकाबी ऋण या तिनकठिया व्यवस्था कहते थे उसे, या तिनकठिया का मतलब होता था 3/20वें भाग यानी 3/20 पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इससे वहाँ के किसानों की दशा बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों का जो मूल काम था वो देश की इस तरह की संपत्तियों का दोहन करना था। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7. What will be the difference of time in hours between the most western village of Gujarat and Welong located at the most eastern end of अरुणाचल प्रदेश, यानी गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग गांव के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो जो सही अंतराल होगा चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वाटरफॉल इज़ नॉट ऑन रिवर नर्मदा, यानी निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा कपिलधारा, बी भालकुंड, सी दुग्धधारा और डी भेड़ा घाट। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भालकुंड। तो नर्मदा नदी पर कपिलधारा, दुग्धधारा, भेड़ा घाट ये सब पाए जाते हैं, भालकुंड यहाँ पे नहीं पाया जाता है। आपको ये भी हमेशा याद रखना है कि नर्मदा नदी को ही रेवा नदी कहा जाता था। अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो रेवा तट आपने पढ़ा होगा, ये वहीं से संबंधित है। और यह भी आपके लिए जानना आवश्यक है कि भालकुंड जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर बना हुआ है, यानी मध्य प्रदेश की बेतवा की सहायक नदी बीना नदी पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. वेयर इज सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन ए अर्थ, बी सन, सी जुपिटर और डी मून। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मून पर, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पे मानव ने सर्वप्रथम पैर रखा था। और ये घटना हुई थी, आपको पता ही है, 16 जुलाई 1969 ईस्वी को। और जो उतरे थे उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं। आइए देखते हैं द क्वेश्चन नंबर 10. इन विच कंट्री द ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन इज लोकेटेड? ऑप्शन ए बोत्सवाना, बी नामीबिया, सी साउथ अफ्रीका और डी जाम्बिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका निर्माण कार्य पूरा जीवकल्प के अंतिम चरण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान से आया हुआ क्वेश्चन है. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन ए संप्रभु, बी धर्मनिरपेक्ष, सी संघीय या फेडरल और डी डेमोक्रेटिक और प्रजातांत्रिक. तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू द ऑप्शन नंबर सी फेडरल, यानी संघीय नहीं है. बाकी प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना में सारी चीज़ें हैं. क्वेश्चन नंबर 12. द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट इज, यानी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है टू इंश्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर, यानी अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना. बी मैनेजिंग द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, यानी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना. सी प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना. डी नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं. तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैनेजिंग द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, यानी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना. क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, यानी 13. भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है. ऑप्शन ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, बी पार्टनरशिप ऑफ पीपल और सी सामुदायिक विकास और डी ऑल ऑफ दीज.
तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी डी, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। Let us see the question number 14. Currently the largest nationalized commercial bank in India is. भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है। तो ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डी बैंक ऑफ इंडिया। तो सही आंसर ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए 15वां क्वेश्चन, यानी मंजिल की लगभग आधी दूरी तय होने वाली है। इन विच ईयर ऑफ द 10th 5-year प्लान विल कंक्लूड, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 2007 यानी 2007 में। और आपसे उम्मीद है कि जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो आपको साल दर साल क्रमबद्ध रूप से याद होंगी। अगर नहीं याद है तो बिल्कुल याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है एक दो। The question number 16 is before you. Midday meal scheme is financed and managed by, यानी मध्याह्न भोजन योजना किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा। बी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड वेलफेयर, उपभोक्ता मामले एवं कल्याण विभाग द्वारा। सी मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द क्वेश्चन नंबर 17 बिफोर यू. According to the 2011 census, India's population had the highest decadal growth during. भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1961 to 71। आपको ये भी बताना है कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कब थी, कमेंट के बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टच द क्वेश्चन नंबर 18। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से मिश्रण है। ऑप्शन ए ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, बी प्रोपेन एंड आइसोब्यूटेन, सी प्रोपेन एंड ब्यूटेन और डी प्रोपेन एंड टेट्रालिन। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट द रेट ऑफ 6 पर एनम, यानी 6% फॉर 2 years। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप इसको आराम से कर सकते हैं कि 1 साल का ब्याज 6,000 हो जाएगा, 2 साल का ब्याज 12,000 हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 600 हो जाएगा और 2 साल का ब्याज 1200 यानी 1,200 हो जाएगा। तो टोटल जो ब्याज बनेगा वो 1,200, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द क्वेश्चन नंबर 20 बिफोर यू। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 101वां स्थान। और ये बड़े दुख की बात है कि इस मामले में हम इतना पीछे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, विच स्टेट इज़ द फर्स्ट स्टेट टू रीच एवरी हाउस होल्ड टू द वाटर हाउस, यानी जल शक्ति मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य हर घर जल घर तक पहुंचाने वाला प्रथम राज्य है। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। डियर फ्रेंड्स, we are going to touch the question number 22. Which state government departments of environment and forest launched the love plant campaign, यानी किस राज्य ने सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत की थी।
तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड और डी उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू द ऑप्शन नंबर बी, बिहार। Let us see the question number 23rd. Match the states and list of work recently started by them. बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ज़रूर से ज़रूर इसको लर्न कर लीजिए। तो एक तरफ स्टेट और दूसरी तरफ वर्क या इनिशिएटर्स दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने है, थोड़ा सा इस पर लंबा समय ले लीजिए इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो ये गुजरात, उसके सामने सी प्लेन सर्विस लिखा हुआ है। बी कर्नाटका, उसके सामने एयर एम्बुलेंस सर्विस लिखा हुआ है। सी उत्तर प्रदेश, न्यू एम्प्लॉयमेंट अम्ब्रेला लिखा हुआ, अम्ब्रेला प्रोग्राम लिखा हुआ। और डी दिल्ली लिखा हुआ एन एम्प्लॉयमेंट मार्केट पोर्टल। तो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 23rd ऑप्शन नंबर ए, यानी जैसे दिया हुआ है सेम टू सेम आपको रखना है। गुजरात पहली सी प्लेन सेवा, कर्नाटका पहली एयर एम्बुलेंस सेवा, और उत्तर प्रदेश नवीन रोजगार छतरी योजना, दिल्ली रोजगार बाजार पोर्टल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23rd कंप्लीट हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ था वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन, लो फिर से बोलिए तो फिर लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। सोर्स, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश इज ऑप्शन ए नहर, बी तालाब, सी नलकूप और डी कुआं। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अभी भी उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो नलकूप ही है। और सिंचाई क्षेत्र की अगर प्रतिशतता को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहला स्थान पंजाब का है और दूसरा स्थान हरियाणा का है। द क्वेश्चन नंबर 25 बिफोर यू। यदि अध्यापन सीखने से संबंधित है तो उपचार संबंधित है। दैट्स मीन इफ टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग देन ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से, यानी रोग निदान से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ 50 इज रिटन रॉन्ग। 50 इन सीरीज विच नंबर शुड हैव बीन रिटन इन प्लेस ऑफ। तो निम्न श्रृंखला में 50 गलत लिखा हुआ, श्रृंखला में 50 के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जानी चाहिए थी। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। 48, 49, 50, 51, यानी 48, 49, 50, 51। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी 50 की जगह पे 51 होना चाहिए। ये जो आपकी श्रृंखला चल रही है, हर नंबर 3 से मल्टीप्लाई होता है, फिर इसके बाद 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह से इसमें ऐड होता जा रहा है। यानी जो ऑड नंबर होता है वो ऐड होता है, यानी 5 3 जा 15 + 1, ऐसे 16 इंटू 3 + 3, और ऐसे 51 इंटू 3 + 5। तो ये आपकी सीरीज ऐसे बनती रहेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 28। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल, यानी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विश्व मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है। मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू टच द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 मार्च, यानी हर साल 10 मार्च को मनाते हैं। ये रहा मित्रों
प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आपके सामने, और कोशिश रहेगी कि कम से कम वीकली 1 टेस्ट पढ़ता रहे। बाकी पेपर तो मुझे लगता है कि अब दिसंबर में अगर हो पाया तो हुआ, अन्यथा जनवरी में जाएगा ये। और फिर भी हम तैयारी करते रहें। और आज 2 लाइनें सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित एक कविता से मैं समापन करना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं कि कैसी रही ये लाइन। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, आप जानते हैं कि गोताखोर बार बार समुद्र में डुबकी लगाता है, लेकिन हर बार उसके हाथ में मोती नहीं आता है, लेकिन आता ज़रूर है। तो कोशिश आप लोग भी करते रहें, सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।